पत्रकारिता से संबंधित जितने भी पक्ष हो सकते हैं उसमें अपने प्रकाश डाला। ऐसे मुझे आज कोई 50-60 साल हो गए, क्योंकि मैं 80 साल का हो गया तो 50-60 साल से मैं पत्रकारिता हिंदी में मैंने लिखना 1958-59 में शुरू किया था और उसके बाद सिक्किम में मैंने विधिवत रूप से पत्रकारिता। सबसे लेके आज तक का जो सफर मैं देखता हूँ। आज सुबह मैं जैसे कि बताया गया कि मैं नोएडा में मारवा स्टूडियो में वहाँ भी इसी तरीके का डिस्कशन था और काफ़ी लोग थे, विद्यार्थी लोग बहुत थे। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले मैं एक करके थोड़ा जल्दी खत्म करूँगा। एक तो ये कि हिंदी और अंग्रेजी का जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या संघर्ष है वो नया नहीं है। कोई कहे कि इसी जमाने में है, ऐसा नहीं है। मेरे जमाने में भी यही था, उस समय भी यही सुनने को मिलता था और मैंने भी इसका सामना किया है। तो हाँ, मैं खासतौर से जो युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए कह रहा हूँ कि उस जमाने में भी यही था, कोई नई बात नहीं है। मेरा इस बारे में एक चीज कहना है कि ये साउथ एशिया की पूरी जगह प्रॉब्लम है। ये कॉलोनियल कंट्री जितने भी हैं, इत्तेफाक से मैं चाहे वो काबुल और अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान और श्रीलंका, इसको एक बार नहीं अनेक बार मैंने कवर किया है और देखा है। तो ये कॉलोनियल जो कॉलोनीज रही हैं, कॉलोनियल माइंडसेट जहाँ जहाँ अभी तक वैसे ही बन रहा है, तो वहाँ ये मान के चलते हैं कि अंग्रेजी सुपीरियर है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत पहले राज किया। उससे पहले जैसे कि अगर हम लोग भारत की बात करें तो एक जमाना था फारसी में राज किया। फारसी कोड की लैंग्वेज होती थी और उर्दू अखबारात की लैंग्वेज होती थी। तो उस समय जो दूसरी जो जनपदीय भाषा थी, जो हिंदी थी, वो उसको इतना महत्व नहीं मिलता था। अगर आप जैसे कि मैं आज़ाद पाकिस्तान में भी कई बार गया, वहाँ भी आमतौर पर जो उर्दू के जो जर्नलिस्ट हैं उससे यही कहते थे कि जितना महत्व टॉन के पत्रकार को मिलता है या टाइम को मिलता है उतना हम लोगों को नहीं मिलता, जो कि आज हम लोग। तो इसके लिए मैं खास तौर से एक कॉलोनियल माइंडसेट से हम लोग अभी तक मुक्ति नहीं ले पाए, इससे निजात नहीं मिली। दुर्भाग्य है यहाँ के शासक वर्ग का। मैं तो यही कहूँगा कि पॉलिटिकल क्लास का जो है वो इसके लिए वो मुख्य रूप से वो जिम्मेदार है कि उसने कभी भी उन्होंने भारतीय भाषा हिंदी सहित समेत जो भारतीय भाषाओं को वोट प्राप्ति का तो जरिया बनाया। यानी जब चुनाव होते हैं तो उस समय उन्हें भारतीय भाषाएं याद आती हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं और वो सत्ता में बैठ जाते हैं तो फिर वो ब्यूरोक्रेसी के ये नौकरशाही के चंगुल में फंस जाते हैं और वहाँ फिर वो अंग्रेजी का दबदबा पड़ जाता है। तो इसके पीछे क्यों? तो अंग्रेजी जो है एक सत्ता की भाषा, एक ग्लैमर की भाषा, एक पावर की भाषा रही आज़ादी के बाद से लेके और आज तक। क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है और इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें उसकी चरित्र में जो बुनियादी परिवर्तन आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। ये बदकिस्मत की हमारी। तो एक बात तो ये, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें हीनता की भावना हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं काफ़ी हद तक भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार हैं, क्योंकि मैं शायद जो IMC के यहाँ छात्र हैं कुछ लोग हैं, हाँ IMC मैंने कम से कम 4 साल पढ़ा है 90s में और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ। इसके बाद जो देश का जो प्रथम विश्वविद्यालय पत्रकारिता का माकला चतुर्वेदी उसका प्रो वाइस चांसलर भी रहा और उससे पहले 20-25 साल तक जर्नलिज्म बिल्कुल नहीं
नई दुनिया का ब्यूरो चीफ भी रहा, मतलब। लेकिन मैंने एक चीज नोट की तब से लेके और आज तक, अब वो ये कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पत्रकारों में जब तुलना होती है तो उसके दो रीजन है कि हिंदी का पत्रकार, लेकिन अंग्रेजी के पत्रकार की जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती है उसको समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजी का जो पत्रकार की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि हैबिट्स की होती है और ज्यादातर जो भाषाई पत्रकारों की जो भूमिका होती है, पृष्ठभूमि होती है, वो उसकी होती है जो संघर्षशील हैं या उत्पीड़ित हैं या वंचित वर्ग के हैं आर्थिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में दोनों में एक बुनियादी अंतर हो जाता है। जैसे मैं IMC में एक बार मैं क्लास ले रहा था तो मैंने एक पत्रकार से, एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि यार आप लोग पढ़ के क्यों नहीं आते सुबह? जब मैं अंग्रेजी की क्लास लेता हूँ तो उस समय सब लोग काफ़ी चीज़ें बताते हैं। देखिए उसने बहुत, आज भी मुझे याद है, 30 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। वो बिहार का छात्र था, तो उसने कहा गुरुजी मुझे यहाँ से जो स्टाइफंड मिलता है उसका एक हिस्सा अपने घर भेजना पड़ता है, तो मैं कहाँ से न्यूज़पेपर खरीदूँ और कहाँ से मैगजीन खरीदूँ? जो अंग्रेजी के जो विद्यार्थी आते हैं उसमें ज़्यादातर नोट करिए कि वो कारों में आते हैं, वो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, और हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, सिर्फ लंच करते हैं। अब ये एक भारत का यथार्थ हकीकत है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे साउथ एशिया के देशों का एक यथार्थ है, तो मैंने देखा है इन सब देशों में। तो एक तो बात, दूसरा लेकिन और बात ये है, वो ये कि हाँ, भाषाई पत्रकारों के जो भारतीय भाषाओं के जो पत्रकार हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो या अब वो पत्रकार बन गए हैं, उनका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होता, अंतर अनुशासनीय। यानी अगर उसे बात किया जाए भारत के इतिहास पर, भारत की राजनीति पर, भारत के अर्थशास्त्र पर, ये इसकी कमी हमको दूर करनी पड़ेगी। मैं हमेशा अपने क्लास में लोगों से कहता था, अपने विद्यार्थियों से, कि अगर अंग्रेजी का मुकाबला करना है तो इस समय आपको थोड़ी मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप लाइब्रेरी में बैठिए, आप अपनी खबरों को पैडिंग करिए। पैडिंग के लिए आपको रेफरेंस सेक्शन में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, सोशियोलॉजी को देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा। देखना होगा कि इस 70 साल में, 80 साल के अंदर भारत का राजनीतिक यात्रा कैसी रही है, सामाजिक यात्रा कैसी रही है, शांति, इसकी थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये थोड़ी कि सब 1826 में उदन पार्टी शुरू हो गया और वो तो आपको याद है और इसके बाद आएंगे आप, ऐसा नहीं। 1826 से लेकर और 2023 के तक इस भारत के इतिहास, भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम, कौन कौन उस जमाने में क्या किया, और भारत की पत्रकारिता किस किस कालखंड से गुजरी। एक जमाना था मिशनवादी पत्रकारिता, दूसरा जमाना आया प्रोफेशनलिज्म, और आज जिस दौर में हम हैं वो है कॉमर्शियलिज्म। एंड कॉमर्शियलिज्म में सिर्फ प्रॉफिट ही सब कुछ होता है, मुनाफा, उसमें इथिक्स, मॉरलिटी कुछ नहीं मिला। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि हमारे पूर्वज के ढंग के पत्रकार थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, और चाहे वो मौलाना आजाद हो, और चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या और कोई हो। तो ये सब बेसिकली पत्रकार थे। तो इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ बदलाव आया है 18वीं सदी से लेकर और आज तक, आपको ताजुब हुआ जानकर के कि सारे जो एक्टिविस्ट रहे वो बेसिकली पत्रकार थे। आपको शायद जानकर ताजुब होगा, तो मार्क्स बहुत बड़े पत्रकार थे, कितने उन्होंने अखबार निकाले और कितनी रिपोर्टिंग करते थे। ठीक इसी तरह लेनिन थे, गांधी थे, राजा राममोहन राय थे,
इन सब लोगों ने, भगत सिंह थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन्होंने मराठी में अखबार निकाला। तो इस हमको एक विरासत का ये अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद आज मैं एक बात और कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो पिछले 20 साल में जो टेक्नोलॉजी का जो वर्चस्व बढ़ा है, क्योंकि मेरे जमाने में तो हम लोगों ने, उससे याद है कि टाइपराइटर हुआ करता था, टाइपराइटर से मैंने हम लोगों ने शुरुआत की, टेलीप्रिंटर होता था, टेलेक्स होता था। आज आप लोग टेलीप्रिंटर को नहीं जानते, टेलेक्स को नहीं जानते, आज बिल्कुल गुजर चुका है। मानिए जब हम VVIP की रिपोर्टिंग करने के लिए विदेश जाया करते थे, तो वहाँ ये सबसे पहले तो हम लोगों ने टेलेक्स रोमन में भेजा करते। मैं तो हिंदी में करता हूँ, जैसे मैंने तो रोमन में भेजा, बड़ा मुश्किल होता था। अनेक भारतीय भाषाओं के पत्रकारों को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, और ये कम से कम अगले 20 साल तक, 10-20 साल तक चलेगा। तो इसमें एक तो आपकी टेक्नोलॉजी, यानी चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो एक नए चैलेंजेस सामने रखती है, क्योंकि अब स्पीड प्रमुख हो गई है। देखिए एक बात तो मैं साफ कर दूं आपको कि ठीक है, हिंदी को जो दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन हिंदी का विस्तार हुआ है, अखबारों का भी विस्तार हुआ है। आप देखिए आज भास्कर जैसे अखबार के 40-45 संस्करण निकल रहे हैं, जागरण के संस्करण बहुत निकल रहे हैं, दैनिक हिंदुस्तान के बहुत संस्करण निकल रहे हैं, नवभारत टाइम्स के निकल रहे हैं, अमर उजाला के निकल रहे हैं, और इसी तरह से आनंद बाजार पत्रिका है, आपका लोकमत है, अगर इतना भी देखेंगे, हमारे मनोरमा है। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी का जो भूमिका है, रोल रहा है, वो एक उसको समझने की पड़े कि न्यूज पेपर, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म और उसके प्लस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी की डायनामिक्स को आप जब तक नहीं समझ सकते तब तक मुश्किल। फिर तीसरी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी के जहाँ, जैसे कि हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स है, जहाँ अंग्रेजी का अखबार निकलता है तो वहाँ हिंदी का निकलता है, तो हिंदी के साथ वो एक तरह का सौताला व्यवहार होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, यहाँ मैं फिर कहूँगा कि हिंदी के पत्रकार, ये भारतीय भाषा के पत्रकारों में हीनता की भावना से मुक्त होने की जरूरत है। वो ये न सोचें, तो कई बार क्या होता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बहुत शुरू में कहा कि कॉलोनियल माइंड सेट होता है, कॉलोनियल कल्चर उस मैनेजमेंट के दिमाग में रहती है, चीफ एडिटर के दिमाग में रहती है, तो उसके सामने आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और वहाँ पर लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। ये लेकिन जहाँ मान लीजिए आपका हिंदी का ही अखबार है या उर्दू का ही अखबार है, ये बांग्ला का ही अखबार है, तो वहाँ अंग्रेजी आपको नहीं दबा सकेगी, जहाँ एक भाषा का अखबार है। मैं क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान का उपाध्यक्ष रहा हूँ करीब 4 साल तक, और मुझे मौका मिला कि हिंदुस्तान में, दुनिया भर में हिंदी के बारे में कैसे प्रचार प्रसार किया जाता है। आपको ये बता दूं, 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ और उसका उद्घाटन UN के मुख्यालय हेडक्वार्टर में हुआ, और वहाँ उसकी थीम ये थी, विश्व मंच पर हिंदी। और वहाँ हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि अगले 5-6 साल में UN के ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को शामिल किया जाए, 6वीं या 7वीं लैंग्वेज में, क्योंकि उससे पहले इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रशियन है, अरबी है, तो उसके बाद में 6वीं या 7वीं भाषा में इसको ट्रांसलेशन की भाषा बनाई जाए। आप देखिए आज कितने साल हो गए, करीब 20 साल के अंदर हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। क्यों? तो वो ब्यूरोक्रेसी, यानी मुझे तो ये लग रहा था कि 6 साल में कम से कम मोदी जी UN के अंदर हिंदी को मान्यता दिलवा देंगे,
तो उस समय सुषमा स्वराज ने कहा था कि हम, जब वो विदेश मंत्री थी, और कहा था कि हम विश्व मंच पर हिंदी को स्थापित करेंगे और यूएन के अंदर इसको स्थान दिलाएंगे, आतंक। और ये मोदी जी ने, क्यों कि कॉलोनियल जो इंग्लिश का जो दबदबा है, वो ब्यूरोक्रेसी का जबरदस्त दबदबा है। तो खैर, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आज शायद दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहाँ हिंदी किसी न किसी रूप में ना पढ़ाई जाती है। मुझे काफ़ी देशों का घूमने का, जानने का मौका मिला है, और कम से कम अब ये कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जाती है, तमिल भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। अक्सर वो पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें अब हम लोगों को अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए कि हम लोगों में, क्योंकि हम जो हमारे युवा पत्रकार हैं उनके सामने ये समस्या कि वो क्वालिटी कैसे बनाई कर सकें, एडिटिंग में, रिपोर्टिंग में और इसके अलावा कंटेंट। उसके लिए आपको अधिक से अधिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जैसे कि मैं एक बात बताऊँ, एक सवाल छोटा रखूँ कि सर इतने किसानों ने, एक खबर मिलती है कि आंध्र प्रदेश के इतने किसानों ने आत्महत्या की और हम लोगों ने छाप दिया हिंदी के और या इसके तेलुगु के या जो भारतीय भाषाओं के अखबार हैं, बहुत जल्दी से वो आंकड़े देकर छापते हैं इसके हाँ साहब। लेकिन जब अंग्रेजी का अखबार होगा, आप कभी ध्यान से देखिए, अंग्रेजी का अखबार होगा, अंग्रेजी का जर्नलिस्ट वो पूरी पैकिंग करेगा किस साल कितने, एक साल में कितने लोगों ने आत्महत्याएं की, क्यों की, किस लिए की। आज पीर साईनाथ को हम लोग रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं, तो पीर साईनाथ ने बहुत काम किया कि कितना उन्होंने कर्ज दिया था बैंकों से, गाँव के महाजनों से। ये हम लोगों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का वो जज्बा रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। तो वो एक नहीं, वो उसकी कमी मैंने, क्योंकि आज सब कुछ फास्ट हो जाना चाहिए, सब चाहते हैं कि हम एक दिन में सब कुछ बन जाए बहुत जल्दी। इसको मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैं ये कहूँगा फिर भी अंत में दोस्तों, कुछ मेरे युवा साथी निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए, चाहे ब्रिटेन, डेवलप कंट्रीज ले लीजिए, यूरोप या अमेरिका ले लीजिए, वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म बहुत पहले शुरू हो गया था, नहीं हो गया था। हमारे यहाँ तो अब शुरू हुआ, मतलब 20-25 साल से, वहाँ तो पिछले 50 साल 60 साल से चल रहा है। क्या वहाँ के अखबार बंद हो गए? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स बंद हो गया? क्या इंडिपेंडेंट बंद हो गया? क्या गार्डियन बंद हो गया? क्या वॉशिंगटन पोस्ट बंद हो गया? नहीं हुआ। क्या न्यूज वीक या टाइम बंद हो गया? नहीं हुआ। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रशासन की कमी, लेकिन आज भी उनका ही महत्व है। मैं प्रिंट जर्नलिज्म के लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि साहब ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म के आने से प्रिंट जर्नलिज्म हाशिए पर फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। बशर्ते, यहाँ मैं फिर एक आपको वार्न कर रहा हूँ, बशर्ते कि हम अपने आप को अपडेट रखें। अब देखिए, मैं इंडियन एक्सप्रेस को जैसे हमारे मोदी जी ने क्या है वो उद्घाटन किया परसों, इंडियन एक्सप्रेस का मैंने लेआउट देखा, पहले पेज का, और दैनिक हिंदुस्तान का लेआउट देखा, जमीन आसमान का फर्क। इंडियन एक्सप्रेस में जहां एक वो था कि हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, यानी भारत का जो चरित्र उसके हिसाब से लेआउट बनाया है, मतलब उसमें। और हिंदुस्तान में मैं देखा कि वो मोदी जी सक्षम कर रहे हैं, यानी एक डेमोक्रेटिक, यानी इसमें जैसा किसी आपको उठाया था, किसी ने उठाया था कि हाँ सर अभी नहीं उठाता है कि मैं एक जाति का या पिछड़ेपन का, मैं से 100% सहमत कि हम उस
उस गुफा से तो निकले हैं, सुरंग से, जाति के, धर्म के, मजहब के, उस सुरंग से तो बाहर आए। और एक वैज्ञानिक सोच की जरूरत है, एक साइंटिफिक टेम्पर की, साइंटिफिक अप्रोच की। ऐसा क्यों होता है? क्या कल किसी ने इंडियन एक्सप्रेस में CACM अन्नादुराई का वो आर्टिकल पढ़ा, जहाँ उन्होंने 24 अगस्त 1947 को लिखा था कि और नेहरू जी से कहा था कि इस सेनेगोल को स्वीकार मत करिए। क्यों भेजा गया? देखिए, इसको समझने की जरूरत है। क्यों सेनेगोल, क्यों वही ना सेनेगोल की है कि इसको क्यों भेजा गया? वो वहाँ के पंडित लोग क्यों ले गया? फिर उन्होंने अन्नादुराई ने, क्योंकि he was the founder of the Gagaudi movement and PMK party, उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पंडित लोग अपना काम निकलवाना चाहते हैं। और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि आप आधुनिक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, कम से कम इस चीज को आप एनकरेज ना करें, इससे सावधान रहें। अगर मैं दैनिक हिंदुस्तान का ये नवा टाइम्स का संपादक होता तो मैं इसको अनुवाद करवा करके अपने पेज, अपने अखबार पर पहले पेज पर छपवा। मैंने हालांकि इसका अनुवाद किया है और समयांतर में आ रहा है, मैंने इसका कर दिया बैठे बैठे। क्यों कि हमारा काम है, हमारा ये काम है मीडिया का कि हम भारत को, भारत के, देखिए एक बेसिक चीज हमारे पत्रकारों को समझना होगा कि हम भारत आज भी हम लोग में वो नागरिक चेतना का अभाव है। हम प्रजा मान के चलते हैं। दिस सब्जेक्ट जो मीडियल एज का जो एक्सटेंशन है, प्रजा और नागरिक में बहुत बुनियादी फर्क होता है। जहाँ नागरिक सरकार को बनाता है, गिराता है, वहाँ प्रजा नहीं। वहाँ प्रजा के लिए राजा एक वही राइट का प्रतिनिधित्व करता है। यानी राजा कभी गलती नहीं करता। क्राउन कमिट्स नो मिस्टेक, नो रॉन्ग, ये बात, यानी तो वो सरकार तो हमारी बात करता है, नागरिक ऐसा नहीं है। तो ये हम हिंदी और भारतीय भाषाई पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम प्रजा से, अपने पाठकों को प्रजा से नागरिक बनाए, नागरिक में उसका रूपांतरण करें। ये सबसे बड़ी बात है। आपको तालुक हो, कुछ साल पहले तक तो एक भी दलित हमारे वो नहीं था, IB का, इसका एक्टिविटी जर्नलिस्ट नहीं था, PIB था। यानी अगर अखबारों में, जर्नल्स में आपको बुनियादी परिवर्तन लाना है तो उसको आपको उसका जो सोशल कॉम्प्लेक्शन है, जो प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्शन है, उसको बदलने की जरूरत। तो ये चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन निराश मत होइए, जैसा कि मैं आज 80 साल में भी निराश नहीं हूँ। हम लोग लड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, जम करके जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि इस देश जो मूल है, एक मल्टी कल्चर, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस है, उसको हमको बढ़ाई रखना है, इंटैक्ट रखना है। और इसमें मीडिया जो है, चाहे प्रिंट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे सोशल मीडिया, वो एक डिसाइसिव रोल निभाएगा। क्योंकि आने वाले समय में सोशल मीडिया अभी भी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और कुछ गलत लोगों के हाथों में पड़ गया, उसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, उसको रोकना है। तो दोस्तों, कोई बात नहीं है, हमको निराश मत होइए हिंदी को। और दूसरा बात ये, मैं अंत में, कि हिंदी को पंडिताऊ मत बनाइए। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है, हिंदी को मॉडर्न बनाइए। अब इसमें साइंस का भी शब्द आएगा, अंग्रेजी का भी आएगा, सब है आधुनिक ढंग से। क्योंकि जो मैंने शुरुआत की थी वो शुद्ध हिंदी की थी, वो ठीक है, क्योंकि काफी हद तक, क्योंकि उस समय में संस्कृत का बैकग्राउंड था, पुराना लिखा। ठीक है, अब इस सदी में बहुत कुछ बदल रहा है।
हम लोग मंगल ग्रह तक पहुँचने वाले हैं, चंद्रयान 3 होने वाले। तो ये साइंस के फील्ड में जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है वो दिमाग में होना चाहिए। इसलिए हमको भाषा को उसको स्टैग्नेट होने से, उसमें स्टैग्नेशन ना हो, हमें बिल्कुल आधुनिक बनाए और उसमें गति ला देते, स्पीड। जैसे आज मैं देखना चाहूँगा कि जैसे हम लोग पहले इंतजार करते थे कि वो 24 घंटे में अखबार आएगा तब मेरी रिपोर्ट छपेगी और तब मेरा हेडलाइन सामने देखने को मिलेगा, या साप्ताहिक सामने लिखता था, या दिनमान में 1 हफ्ते से इंतजार करते थे। आज मैं देखना चाहता हूँ कि फेसबुक में मेरा फोटो आया ही नहीं आया। अब इससे हमारी मानसिक चेतना जो है ना, जो मानसिक चेतना वैसी पर नहीं अनुकूलित हो तो होती जानी कंडीशन, तो हमको इसे नई ढंग से सोचना है और इसी ढंग से भाषा को भी उसी ढंग से बनाना है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हर शब्द बहुत एंजॉय किया, लेकिन हमारे कई साथियों को जाना है, किसी को ट्रेन भी पकड़नी है, साथी को, तो उन्होंने मैसेज किया कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत लोगों ने एंजॉय किया आपने जो बोला, और हर शब्द हम सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप सब लोग आए, एक एक साथी का, नए साथी, पुराने साथी, सबका मैं आभार व्यक्तिगत रूप से प्रेस क्लब इंडिया की तरफ से प्रकट करना चाहता हूँ। और हम ये शुरुआत है, हम लोग की आने वाले समय में ये संवाद, इस सिलसिला परिचर्चा का, वार्तालाप का जारी रखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके कॉर्पोरेट यहाँ पर आए हुए हैं कवर करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, वो भी पहले भी कल प्रोग्राम इसमें करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से, सबका शुक्रिया, धन्यवाद। आपके अनुमति से कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा।